नमस्कार दोस्तों। मैं दीपू कुमार, नर्सिंग ऑफिसर, एसजीपीजे लखनऊ। स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। आई होप, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। मैं आज आया हूं आपके सामने कुछ एमसीक्यू लेकर के, फंडामेंटल के, जो मोस्टली जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं। और ये जो एमसीक्यू हैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कृपया करके इनको स्किप ना करें क्लास को। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आगामी एग्जाम आ रहे हैं। हम आज बात कर लेते हैं 24-25 सितंबर, अगस्त की बात कर लेते हैं। अगस्त चल रहा है, वो कुछ एग्जाम आगे आने वाले हैं। केजीएमयू आने वाले, केजीएमयू आने वाला है। और यूपीपीएससी आने वाला है आपका। नोट सेट आ ही गया है, एम्स के एग्जाम। आप तैयारी, आई होप कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और ऐसे ही तैयारी कीजिए। आने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि नोट सेट में दो एग्जाम हो गए हैं और यूपीपीएससी में भी दो एग्जाम हो गए हैं। तो सिलेक्शन लेना थोड़ा आगे टफ हो जाएगा। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको तैयारी उसी लेवल की करनी होगी। तो कृपया करके आप अपने टाइम को ज्यादा कंज्यूम ना करिए। और कंज्यूम जहां पर भी करना है आप समय, सही समय पर करिए। चलिए, बिना देरी किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। क्या है क्वेश्चन नंबर वन? ए क्लाइंट विद आईवी लाइन फॉर द लास्ट 72 आवर्स कंप्लेनिंग ऑफ स्वेलिंग एंड पेलर एट द साइड, दिस साइन इंडिकेट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्लाइंट है, उसको क्या है, मतलब आईवी लाइन डली हुई है, मतलब क्या, कैनुला डला हुआ है, इंट्राकैथ पड़ा हुआ है। फॉर द लास्ट 72 आवर्स कंप्लेनिंग, वो क्या कर रहा है, लास्ट 72 आवर्स से कंप्लेनिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑफ द स्वेलिंग एंड पेलर एट द साइड, मतलब उसके जो आईवी लाइन थी उस साइड पे क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। और पेलर एट द साइड मतलब वहां पर पेलनेस हो रही है, मतलब पेलर मतलब पेल, जो येलोनेस होती है ना, वो वहां पर दिखाई दे रही है। तो ये जो साइन है वो क्या इंडिकेट करेंगे? फ्लेबाइटिस, इन्फेक्शन, इनफिल्ट्रेशन, डिसलॉजमेंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें बता दूं कि इसका आंसर आपका इनफिल्ट्रेशन जाएगा। वो क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, वो हम आपको अभी आगे बताएंगे, ठीक है। देखिए, इसका आंसर जाएगा इनफिल्ट्रेशन। अब एक्सप्लेनेशन हम आपको दे देते हैं, रेशनल देते हैं कैसे जाएगा। इनफिल्ट्रेशन इज ए कॉम्प्लिकेशन आईवी लाइन। मतलब ये क्या है, इनफिल्ट्रेशन है, एक कॉम्प्लिकेशन है किसका, आईवी लाइन का। व्हेन आईवी फ्लूइड और मेडिकेशन लीक इनटू द सराउंडिंग टिश्यू नोन एज इनफिल्ट्रेशन। मतलब कोई भी जो फ्लूइड चल रहा है पेशेंट को, उसके सराउंडिंग टिश्यू में क्या हो जाना, लीकेज हो जाना फ्लूइड का, क्या कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। अब इसमें कुछ मैनिफेस्टेशन भी होते हैं इसके, साइनस सिम्टम भी देखने के लिए मिलते हैं। वो क्या देखने के लिए मिलते हैं वो बता देते हैं नीचे। मैनिफेस्टेशन इंक्लूड रेडनेस अराउंड द साइड, साइड स्वेलिंग, कूल स्किन। देखिए, जो कूल स्किन है, आपको इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कूल स्किन है ना, आप इसी से डिफाइन कर सकते हैं ये इन्फिल्ट्रेशन है या फिर ये क्या है। तो आपको ये सबसे पहले कूल स्किन वाला ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद पफी और हार्ड स्किन अराउंड द साइड, मतलब वहां पर क्या, कुछ हार्ड टाइप की स्किन देखने के लिए मिलेगी, है ना। अब यहाँ तो इन्फिल्ट्रेशन की बात आ गई। अब आप ये कहोगे कि बाकी तीन क्या होते हैं, फ्लेबाइटिस क्यों नहीं हो सकता, इन्फेक्शन क्यों नहीं हो सकता, डिसलॉजमेंट क्यों नहीं हो सकता, अब हम इसको बताएंगे। अब हम फ्लेबाइटिस की बात करेंगे। तो फ्लेबाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। मतलब वेन कोई सी भी हो, ब्लड वेसल्स में और वेन में क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, क्या कहलाता है, फ्लेबाइटिस कहलाता है। ठीक है, अब इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं। अब जो फ्लेबाइटिस है, फ्लेबाइटिस में कुछ साइनस सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। वो क्या देखने मिलते हैं, मैं आपको क्या बताया था, इनफिल्ट्रेशन में आपको कूल स्किन देखने के लिए मिलती है, क्या मिलती है, कूल स्किन देखने के लिए मिलती है। लेकिन फ्लेबाइटिस में क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, रेडनेस देखने के लिए मिलेगी, स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी, वोम स्किन देखने के लिए मिलेगी। तो ये चीजें क्या देखने के लिए मिलेंगी आपको, फ्लेबाइटिस में देखने के लिए मिलेगी। जबकि इन्फिल्ट्रेशन में क्या मिल रहा था आपको, कूल स्किन देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रही है आपको, वोम स्किन देखने के लिए मिल रही है। ये आपके डिस्प्ले में आपके सामने है, ये चीज देख लीजिए। तो फ्लेबाइटिस क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। और यहाँ पर क्या होता है, रेडनेस हो गई, वोम स्किन हो गई, और क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई। अब बात कर लेते हैं इन्फेक्शन की। अब इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से फ्लेबाइटिस हो रही है। कहीं भी आपको ही पता है, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, वो तो कहीं पर भी फैल सकता है। अब इन्फेक्शन हो जाना कहाँ पर, एट द साइट ऑफ आईवी लाइन। आईवी लाइन के पास में, आईवी लाइन के साइड पर क्या हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, उसकी वजह से फ्लेबाइटिस हो जाती है। तो इन्फेक्शन तो कहीं भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन में भी क्या देखने के लिए मिलता है, यही साइन देखने के लिए मिलते हैं आपके, रेडनेस, वोम स्किन और स्वेलिंग। और पेन भी देखने के लिए मिलता है वहां पर आपको। ठीक है, तो पेन भी देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं डिसलॉजमेंट।
अब ये डिस्क्लोजमेंट क्या होता है? अब डिस्क्लोजमेंट होता है मतलब सडनली क्या हो जाना, इंट्राकैथ का रिमूवल हो जाना। क्या हो जाना? सडनली रिमूवल ऑफ द इंट्राकैथ। इंट्राकैथ सडनली क्या हो गया? रिमूवल हो गया। अब यहाँ क्या दे रहा हमें, क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्वेलिंग हो रही है और पेलर एट द साइड, तो यहाँ पर इंट्राकैथ अगर रिमूव हो रहा है तो वहां पर क्या है, स्वेलिंग तो देखने के लिए मिलेगी नहीं। मिल भी सकती है इन द फैक्ट, लेकिन पेलर साइड नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सडनली तो ये डिस्क्लोजमेंट तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इन्फिल्ट्रेशन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 का दो। नर्स राखी इज परफॉर्मिंग abdominal असेसमेंट फॉर ए क्लाइंट विद कंप्लेंट ऑफ abdominal पेन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब क्या है, राखी है, वो परफॉर्म कर रही है किसको? एब्डोमिनल असेसमेंट करना है, परफॉर्म करना है उसको फॉर ए क्लाइंट का, विद कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन। देखिए एक पेशेंट है, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है। अब जो नर्स है राखी, उसको क्या करना है? एब्डोमिनल असेसमेंट करना है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? किसके लिए? एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए, मतलब करने के लिए है। और किसके रिगार्डिंग? एब्डोमिनल पेन के रिगार्डिंग। अब देख लेते हैं आंसर ए क्या मांग रहा है इसमें। assess the quadrant of abdominal with pain first। देखिए assess the quadrant of abdominal pain with pain first, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम हमेशा कभी भी जहां पर पेन हो रहा होता है वहां पर सबसे पहले असेसमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं वो हम आगे बताएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब जो ए आंसर है वो नहीं होगा, जो ऑप्शन ए है। उसके बाद ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। assess the quadrant और abdomen with pain at the last, क्या लगता है आपको? ये आंसर होना चाहिए, ऑब्वियसली बिल्कुल होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या जाएगा? बी जाएगा। अब वो क्यों जाएगा वो हम आगे रेशनल में बताएंगे आपको। ठीक है, आपके सी आंसर भी, सी भी जो आपका जो ऑप्शन दे रखा है आपका, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप परफॉर्म एब्डोमिनल क्वाड्रेंट असेसमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद हमें पता ही नहीं है पेन कहाँ पर हो रहा है, हम लेफ्ट टू राइट कैसे कर लेंगे, हमें पता ही नहीं है। उसके बाद डी की बात कर लेते हैं। एनी एरिया ऑफ द एब्डोमेन कैन बी असेस एज पर द कन्वेंस ऑफ नर्स। मतलब इसमें डी आंसर जो ये दे रखा है कि नर्स जहां चाहे वहां असेसमेंट कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एब्डोमेन में पेन हो रहा है। चलिए अब रेशनल की बात कर लेते हैं, इसका आंसर बी क्यों होगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए असेस द क्वाड्रेंट और एब्डोमेन विद पेन एट द लास्ट, हमेशा याद रखना जब भी एब्डोमेन में पेन हो या आपको पाल्पेशन करना हो किसका? एब्डोमेन का, तो हमेशा अनअफेक्टेड टू अनअफेक्टेड साइड करना चाहिए हमेशा। जब भी आप करोगे पहला हमेशा अनअफेक्टेड साइड करोगे जहां पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और उसके बाद लास्ट में करोगे जहां पर आपको पेन लग रहा है, पेन मतलब दिख रहा है, या आपको कोई सिस्ट दिख रही है, या आपको कुछ हार्डनेस दिख रही है, कुछ भी इरेगुलर साइड दिख रही है, तो आपको वो चीजें लास्ट में करना है। while performing abdominal examination the nurse should systematically assess all areas of the abdomen। जब भी आप क्या करते हैं, परफॉर्मिंग करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को, तो नर्स शुड सिस्टमेटिकली असेस ऑल एरियाज ऑफ एब्डोमेन। मतलब क्या करती है उसको, जो सिस्टमेटिकली है असेस करती है ऑल एरियाज और एब्डोमेन को। क्यों करती है? क्योंकि हो सकता है कुछ और भी हो वहां पर, है ना, हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो जब हम पाल्पेट करेंगे तब हमें चीजों को पता चल जाएगा। तो द सिम्टोमेटिक एरिया ऑफ द एब्डोमेन शुड बी एग्जामिन एट लास्ट। जब भी जहां पर भी हमें क्या लग रहा है, अफेक्टेड साइड लग रही है, पेन हो, सिस्ट हो, या कुछ भी वहां पर समझ में आ रहा है आपको, कुछ हार्डनेस हो, इरेगुलर साइड हो, तो हम हमेशा उसमें क्या करेंगे? लास्ट में पाल्पेट करेंगे उसको, है ना। क्यों करेंगे अब इसको ये भी समझ लीजिए। इफ सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट पाल्पेटेड फर्स्ट, और यदि हम सिम्टोमेटिकली क्वाड्रेंट पाल्पेट फर्स्ट करेंगे जहां पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ पर इरेगुलर हो रहा है, अगर उसको हम पाल्पेट फर्स्ट करते हैं तो क्या होगा? इट विल एलिसिट पेन, है ना, इन द सिम्टोमेटिक एरिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा वहां पर। क्या हो जाएगा? अब जब आप नॉर्मली बात है पेन पर क्या करेंगे, असेस करोगे, वहां पर पेन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा इन द सिम्टोमेटिक एरिया में, कोजिंग द मसल इन अदर एरियाज ऑफ टाइटन। मतलब क्या हो जाएगा, वहां की जो मसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? टाइटनेस हो जाएगी वहां पर। और जब ऑब्वियसली बात है, जब आपको वहां पर पेन होगा, अब कहीं पर भी किसी एरिया में पेन हो रहा है तो आपकी मसल्स क्या हो जाएंगी? एक्टिवनेस हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी। तो वो क्या कर सकती हैं? दिस वुड इंटरफेयर विद फर्दर असेसमेंट। आपके जो असेसमेंट कर रहे हो वहां पर आपको इंटरफेयर देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए आपको जो भी अफेक्टेड साइट है उसको आप हमेशा लास्ट में पाल्पेट करो। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट इज गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी यूनिट। मतलब एक एस्थमेटिक पेशेंट है, वो डिस्चार्ज हुआ है कहाँ से? रेस्पिरेटरी यूनिट से डिस्चार्ज हुआ है। देखिए सबसे पहले मैं एक बात यहीं पे क्लियर करने देना चाहता हूँ। अगर आपके समझ में क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन का आंसर लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको समझेंगे बेहतरीन तरीके से। कभी कभी क्या होता है, हम नर्वस हो जाते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है नोट सेट में। समझिए, नोट सेट का एग्जांपल दे देते हैं। नोट सेट में क्या करते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है और उसमें 200 एमसीक्यू आते हैं। और ये 200 हम कैसे कर पाएंगे? पहले ही फियर बढ़ा लिया, पहले ही आप डरने लगे कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना, सबसे पहले कितने ही बड़े क्वेश्चन हो, कितने ही लॉन्ग क्वेश्चन हो, कैसा ही हो, आपको उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना, एक लाइन सुनी होगी आपने, आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। तो वो चीजें आपको क्या करना, पहले आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए। आपकी जो पिछले 4-5 सालों से, 10 सालों से, 6 सालों से, 4 सालों से, 2 सालों से नर्सिंग जब से स्टार्ट किया, जब से पढ़ रहे हो आप, तो अपने आप कॉन्फिडेंस रखिए और उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसका एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंस होकर के आंसर लगाइए। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे रिस्क मत लेना कि जय माता दी बोल के आपने ए क्वेश्चन कर दिया, ए करते चले जा रहे हो, तो ऐसा कभी सिलेक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, उसको पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट इज गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी यूनिट। एक पेशेंट है एस्थमेटिक पेशेंट, वो डिस्चार्ज हुआ है रेस्पिरेटरी यूनिट से। नर्स हैज गिवन हेल्थ एजुकेशन टू द क्लाइंट रिगार्डिंग एस्थमा एंड इट्स मैनेजमेंट। मतलब नर्स ने क्या किया, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की। किसके रिगार्डिंग? एस्थमा जो उसको हो रखा था, या फिर और जो उसका मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग उसने क्या किया, एजुकेशन उसको प्रोवाइड की। तो आफ्टर टीचिंग द क्लाइंट, नर्स आस्क द क्लाइंट टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल रोल इज परफॉर्म बाय द नर्स। तो नर्स आस्क द क्लाइंट टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन। नर्स ने क्या किया, नर्स ने पूछा उनसे, क्लाइंट टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन, कि मैंने क्या बोला, आप रिपीट करिए उस इंस्ट्रक्शन को, कि मैंने आपको क्या बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल रोल इज परफॉर्म बाय द नर्स। इस प्रोफेशनल रोल को जो नर्स परफॉर्म कर रही है उसको हम क्या कहेंगे? एडवोकेट कहेंगे, एजुकेटर कहेंगे, एडवाइजर कहेंगे, या मैनेजर कहेंगे? अब आप बताएं, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, एडवोकेट नहीं होगा। क्यों? एडवोकेट क्या होता है जब नर्स रोल करती है, कि पेशेंट का एक असाइनमेंट बनाती है, एक मैनेजमेंट बनाती है, एक चार्ट बनाती है, तो वो किस तरह से उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, तो दैट इज एडवोकेट। तो ये नहीं आएगा, उसने तो हेल्थ एजुकेशन दी है। एजुकेटर, अब आपको यहीं से पता चल रहा होगा एजुकेटर, है ना? यहीं पर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये पता नहीं हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम एडवाइजर भी हो सकते हैं, हम एजुकेटर भी हो सकते हैं, और हम एडवोकेट भी हो सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा पी, एजुकेटर। ठीक है, वो कैसे जाएगा अभी हम बताएंगे। एडवोकेट क्या होता है, अभी सबसे पहले ये समझ लीजिए एडवोकेट क्या होता है। आंसर इज बी है, एजुकेटर। सबसे पहले समझ लेते हैं। वाइल एजुकेटिंग ए क्लाइंट अबाउट हिज और ओन डिसीज एंड इट्स मैनेजमेंट, नर्स परफॉर्म द रोल ऑफ एन एजुकेटर। क्या है, जब भी नर्स किसी क्लाइंट को या किसी पेशेंट को उसके डिसीज के बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में एजुकेट करे, तो वो क्या कहलाती है? एजुकेटर नर्स कहलाती है। ठीक है, उसके से पहले चलिए हम बात करेंगे, यहाँ पर बात कर रहे थे हम एडवोकेट की। एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट ये होता है जब कोई पेशेंट एक असाइनमेंट बनाती है, एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ढांचा तैयार करती है पेशेंट के मतलब केयर को इंक्रीज करने के लिए, और अच्छे से मतलब अच्छे से बनाने के लिए, तो अच्छे से केयर प्रोवाइड करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? एडवोकेट नर्स कहलाती है। एजुकेटर मैंने आपको बता दिया है। एडवाइजर क्या होती है? एडवाइजर वो होती है जो पेशेंट की समय समय पर उसको मोटिवेट करे, उसकी हेल्प करे, और उसकी जो समस्याएं हैं वो सुने और उसका सोल्यूशन करे, वो एडवाइजर होती है। मैनेजर क्या होती है? मैनेजर ये होती है कि पेशेंट, सपोज करिए कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, अब कोई पेशेंट उनसे थोड़ा सा नाराज है, तो अब वो पेशेंट क्या करेगी, वो नर्स क्या करेंगे उनसे, मतलब उसको सोल्यूशन करेगी। चलिए कोई बात नहीं, आप इनसे नाराज हैं, आप ये नहीं करिए, हम किसी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर कर देती है, चलिए ये इंजेक्शन आपको नहीं लगवाना है, चलिए हम इंजेक्शन लगा देते हैं। दैट इज हेल्थ मतलब मैनेजर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। Which among the following is the responsibility of a scrum nurse is in the operating theater? देखिए, एक ऑपरेटिंग थिएटर है, उसमें क्या है, जो स्क्रब नर्स है, स्क्रब नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन चार ऑप्शन में? ठीक है, आपको भी पता है कि जो ऑपरेटिंग थिएटर में 2 नर्स होती हैं,
मतलब टू टाइप की नर्स होती हैं। एक स्क्रब नर्स होती हैं, एक आपकी सर्कुलेटरी नर्स होती है। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या है ये हम आपको बताएंगे इसमें। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कृपया करके इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए चाहे तो। ठीक है, बात कर लेते हैं यहीं पर स्क्रब नर्स के बारे में। ठीक है, और जो स्क्रब नर्स होती है और जो सर्कुलेटरी नर्स होती है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्क्रब नर्स का इस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। चार ऑप्शन में, वेरीफाई द इन्फॉर्म कंसेंट, क्या वेरीफाई जो जो कंसेंट है, जो कंसेंट इन्फॉर्म किए थे उसको वेरीफाई करेगी नर्स? बिल्कुल नहीं करेगी। जो स्क्रब नर्स है। उसके बाद बी ऑप्शन, असिस्ट द सर्जन इन ग्रोइंग एंड ग्लोइंग, मतलब जो सर्जन है उसके जो गाउनिंग है, गाउन को असिस्ट करेगी, सहायता करेगी, या फिर जो ग्लव्स वगैरह वो सारी चीजें होती है उसमें वो हेल्प करेगी, मतलब जो एसेप्टिक टेक्निक होती है उसको करने में हेल्प करेगी क्या? नंबर सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, रिसीविंग द पेशेंट, पेशेंट को रिसीव करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी। ना ए ऑप्शन है, ना बी ऑप्शन है, ना सी ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन आपका क्या है? बी ऑप्शन है, मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। मतलब क्या, जो वहां पर इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उसको क्या करेगी? मेंटेन करेगी और उसको गिन करके रखेगी। कौन? स्क्रब नर्स, है ना? देख लेते हैं क्यों। इन द ऑपरेटिंग रूम मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्क्रब नर्स। स्क्रब नर्स का काम यह होता है कि मेंटेन और काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का काम होता है। जबकि सर्कुलेटरी का नर्स का काम क्या होता है? जो बाकी तीनों ऑप्शन है ए बी सी, ए बी सी ये कौन से हैं? इसका इन तीनों का काम कौन करती है? ये सर्कुलेटरी नर्स का काम होता है। ठीक है, तो कृपया करके प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। आने वाले एग्जाम में ये जरूर देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सर्कुलेटरी नर्स जो वर्क एट पेशेंट, जो जो मतलब पेशेंट होता है, पेशेंट के साइड पे वर्क करती है। कौन सी? सर्कुलेटरी नर्स। और जो स्क्रब नर्स का काम जो होता है वो फॉलो करती है सर्कुलेटरी नर्स को। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं। नर्सिंग स्टूडेंट was taking BP of a client admitted in general ward. Student selected large cuff for the client. What findings should be expected by the instructor? देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने के लिए मिलते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन मतलब जो बीपी कफ है वो क्या है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? लार्ज कफ दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। नर्स स्टूडेंट वॉज टेकिंग बीपी, एक नर्सिंग स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है? बीपी ले रहा है। ठीक है, फॉर ऑफ ए क्लाइंट, जो कि कहां पर? जनरल वार्ड में एडमिट है। स्टूडेंट सिलेक्टेड लार्ज कफ ऑफ द क्लाइंट। अब नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं, वहां पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उनको इतना नहीं पता होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक लार्ज कप वाला जो बीपी इंस्ट्रूमेंट था उसको क्या किया उन्होंने? ले लिया। और लेने के बाद में क्या किया? बीपी, मतलब पेशेंट का बीपी ले रहा है वो। कौन? नर्सिंग स्टूडेंट। तो वोट फाइंडिंग शुड बी एक्सपेक्टेड बाय द इंस्ट्रक्टर। अब आपने क्या, आप क्या है? इंस्ट्रक्टर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, नर्स है। तो आप नर्सिंग स्टूडेंट को आपने बोला कि जाइए आप बीपी का बीपी लीजिए पेशेंट का। अब उसे तो पता नहीं, आप उन्होंने बीपी लार्ज कप वाला क्या, या बच्चा होगा कोई भी होगा, है ना, पेशेंट कोई भी हो सकता है। तो आप उसने क्या किया? लार्ज कप वाला क्या किया? बीपी इंस्ट्रूमेंट उठा लिया। उठाने के बाद में अब उसने बीपी लिया। अब बीपी लेने के बाद में आपको बता दिया कि इसका बीपी क्या है? 140/90 है। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? जब लार्ज कप है तो फॉल्सली हाई होगा, फॉल्सली लो होगा, या करेक्ट रीडिंग होगी, या इट कैन बी हाई और लो। मतलब आप क्या डिफाइन करोगे? लार्ज कप है तो फॉल्सली हाई देखने के लिए मिल सकता है क्या? बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉल्सली लो देखने के लिए मिलता है क्या? बिल्कुल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि क्या है? लार्ज कप है। उसके बाद क्या है? सी, करेक्ट रीडिंग, या करेक्ट रीडिंग हो सकती है क्या? जी करेक्ट रीडिंग नहीं हो सकती क्योंकि लार्ज कप है। इट कैन बी हाई और लो, क्या ये इट कैन बी हाई और लो हो सकती है क्या? चलिए अभी देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर है वी, मैंने बताया था आपकी फर्स्टली लो। ठीक है, वो कैसे होगा मैंने आपको बताया भी था क्लास में। अगर नहीं बताया था, अगर नहीं आप प्रेजेंट थे, आपको नहीं पता है या नहीं नोटबुक में लिखा, तो कृपया लिख लीजिए। क्या है? द विड्थ ऑफ द ब्लैडर ऑफ द ब्लड प्रेशर कप शुड बी अप्रोक्सीमेटली 40%। मतलब क्या है? जो उसकी चौड़ाई होती है, किसकी? कफ की,
ब्लड प्रेशर कफ की शुड बी अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड अपर आर्म मिडवे बिटवीन द ओलिक्रनोन एंड एक्रोमियन। मतलब क्या है उसमें 40% जो उसकी वो होती है सर्कमफेरेंस अपर आर्म के, वहां पर क्या होना चाहिए, वो बाइंड होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए कम से कम, बिटवीन किसके, एलेक्रोन एंड एक्रोमियन प्रोसेस। मतलब जो एक एल्बो का प्रोसेस होता है, एल्बो जो होती है ये, और जो एक्रोमियन प्रोसेस जो शोल्डर वाला होता है, इसके बीच में जो है, ठीक है, 40% क्या होना चाहिए, बीपी कप आपको बंधा हुआ होना चाहिए, जो कफ होता है। तो लेंथ ऑफ द ब्लेडर of the cup should encircle 80 to 100% of the circumference of the upper arm the same position. तो length of the bladder of the cup should encircle 80 to 100% of the circumference of the upper arm the same position। मतलब सेम पोजीशन जो होती है उसकी जो अपर आर्म की, है ना, वहां पर क्या एनसर्कल होना चाहिए 80 टू 100%, है ना। इट द कफ इज लार्ज इट विल बी फोर्सली लो रीडिंग। जब भी कफ लार्ज देखेंगे आप, तो वहां पर कैसा देखने के लिए मिलेगा आपको, फोर्सली लो रीडिंग मिलेगी। नोट कर लेना, गले में हैंग कर लेना, नेक में हैंग कर लेना, सामने लिख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमेशा जब भी कफ लार्ज होगा तो फोर्सली लो देखने के लिए मिलेगा, और कफ अगर स्मॉल हुआ तो आपको क्या मिलेगा, फोर्सली हाई बीपी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आंसर बिल्कुल एकदम टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नर्स लिंडा इज कलेक्टिंग हिस्ट्री एंड प्रिपेयरिंग केयर प्लान फॉर हर क्लाइंट इन विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस द नर्स आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम विद द क्लाइंट। देखिए, एक नर्स, अगर आपने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ी होगी तो आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको एक एक असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, नर्स लिंडा इज कलेक्टिंग हिस्ट्री एंड प्रिपेयरिंग केयर प्लान फॉर द क्लाइंट। अब कोई नर्स है, आपको भी पता है, जब आप एक नर्सिंग स्टूडेंट होंगे या फिर आप नर्स इस समय हैं या फिर हॉस्पिटल में वर्किंग में है, तो आपको पता होगा कि एक चार्ट बनाते हैं नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। कैसे, कलेक्टिंग हिस्ट्री एंड प्रिपेयरिंग केयर प्लान फॉर हर क्लाइंट। एक पेशेंट के लिए, क्लाइंट के लिए एक नर्स ने क्या किया, कलेक्टिंग हिस्ट्री ली है और प्रिपेयरिंग कर रही है किसके, केयर प्लान के लिए। इन विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस द नर्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विद द क्लाइंट। अब इन विच स्टेप, इन में से, इन कौन से स्टेप में से, ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में से द नर्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विद द क्लाइंट। अब द नर्स आइडेंटिफाई, क्या नर्स आइडेंटिफाई करेगी प्रॉब्लम को विद द क्लाइंट, मतलब इन कौन सा ऑप्शन है जो कि जो नर्स है वो आइडेंटिफाई करेगी किसको, प्रॉब्लम। असेसमेंट करेगी क्या, आप असेसमेंट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कर सकते हैं क्या। असेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको असेसमेंट समझना पड़ेगा। असेसमेंट डायग्नोसिस, गोल या प्लानिंग, या फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है, उसके बाद आता है आपका इवेल्युएशन। ठीक है, कौन सा आता है, इवेल्युएशन आता है लास्ट वन। ठीक है, अब एक एक करके बारे में बताएंगे, असेसमेंट पता करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, देखिए, असेसमेंट होता है, इसमें आप डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना। अब डाटा कलेक्ट कैसे करते हो, इसमें टू टाइप्स के डाटा होता है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा होता है ना। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा होता है पेशेंट खुद बताए, क्या बताए, पेशेंट खुद बताए कि मेरे इस साइड में पेन हो रहा है एब्डोमेन में, क्या हो गया वो, दैट इज सब्जेक्टिव डाटा हो गया। और ऑब्जेक्टिव डाटा आपने असेस किया उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, कि पेशेंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, आप कहते हैं ना इस तरह से करते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है तो फेशियल एक्सप्रेशन हो जाता है, तो दैट इज ऑब्जेक्टिव डाटा। अब इसमें भी एक दो टाइप के और डाटा होते हैं, एक तो फैमिली प्रोवाइड करती है, एक पेशेंट प्रोवाइड करता है। एक प्राइमरी डाटा होता है और एक में सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो पेशेंट खुद बताए, सेल्फ बताए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और पेशेंट अगर बताने में असमर्थ है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड डाटा को सेकेंडरी डाटा बोलेंगे, जो कि किससे प्रोवाइड होता है, फैमिली के द्वारा प्रोवाइड होता है। अटेंडेंट या कोई दोस्त हुआ, कोई आपका गार्जियन हुआ, उसके द्वारा जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो कौन सा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे असेसमेंट की। नंबर बी आता है डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस क्या होती है, नर्सिंग डायग्नोसिस, जब भी हम ये एक असेस करते हैं कि पेशेंट के साथ व्हाट इज द रॉन्ग विद द पेशेंट, कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। डायग्नोसिस भी आपके टू टाइप्स की होती है, एक एक्चुअल डायग्नोसिस होती है, एक पोटेंशियल डायग्नोसिस होती है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ लीजिए। डायग्नोसिस टू टाइप की होती है, एक्चुअल और पोटेंशियल डायग्नोसिस। एक्चुअल डायग्नोसिस वो होती है आपकी जो मतलब पेशेंट के एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है,
आपने इन्वेस्टिगेशन कराया, आपने साइनस सिम्टम एक्यूरेट बिल्कुल पता किए, है ना? क्या है मतलब, जैसे कि कोई न्यूरो ट्रांसमीटर गड़बड़ हो जाए, आपको पता होता है कि ये ट्रांसमीटर गड़बड़ है, तो आपको एक्चुअल डायग्नोसिस लगा लेंगे, ये इनको ये दिक्कत है साहब, है ना? तो वो क्या होगी, एक्चुअल डायग्नोसिस हो गई। अब एक पोटेंशियल डायग्नोसिस होती है, आपको क्या है, पेट में दर्द हो रहा है या आपको भूख नहीं लग रही है, आपने गैस कर लिया कि मेरे को भूख नहीं लग रही, मेरे लीवर में प्रॉब्लम आ गई। हो सकता है कि आपको लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है आप साइकेट्रिक या साइकोलॉजी से ठीक ना हो सकता है आप डिप्रेस्ड हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो वो हो गया पोटेंशियल, आप क्या कर रहे हो, गैस कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम इसको हो सकती है ना? वो क्या हो गया, पोटेंशियल डायग्नोसिस। दैट इज, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लानिंग या गोल। प्लानिंग ये करते हैं कि सपोज करिए कि आपको भूख नहीं लग रही या फिर आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है या किसी भी चीज से कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। डिसीज ले लेते हैं, सपोज करिए आपको हाइपोक्सिया हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है ना? तो प्लानिंग क्या करेंगे आप, प्लानिंग ये करेंगे कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देना चाहिए इसको। क्या करा देना चाहिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देना चाहिए। एक वेंटिलेशन वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा देना चाहिए। एक मतलब उसको एक कंफर्ट जोन में, एक कंफर्ट पोजीशन में प्रोवाइड, पोजीशन जैसे वो पोजीशन में लेटे वैसा उसको प्रोवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से कंफर्ट जोन में रहेगा, कंफर्ट जोन में रहेगा तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो ठीक होगा। अब जो ये प्लानिंग है आपने वो अप्लाई कर दी, क्या, ये जो प्लानिंग हमने किया कि ऑटो प्रोवाइड कर देनी चाहिए, अब हमने इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया, उसको हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, वो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, अप्लाई कर दिया आप हमने। उसके बाद क्या, इवेल्यूशन। अब उसका पॉजिटिव फीडबैक आया जो अप्लाई किया था हमने, या निगेटिव फीडबैक आया, उसको इवेल्युएट करेंगे हम। तो दैट इज इवेल्यूशन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके पांच जो नर्सिंग जो प्रोसेस होती है, पांच प्रकार की होती है, आपको एक एक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करेंगे जो जो हम डिफाइन करना था हमें, तो वो किससे कर सकते हैं, वो डायग्नोसिस से तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, द नर्सिंग असेसमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया अभी। इंक्लूड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द पेशेंट इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल और आपका फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल नीड्स, मतलब जो उसकी नीड्स है वो सारी चीजें उनका वैल्यू, मतलब आप असेसमेंट करना क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। मैंने आपको बताया था टू टाइप्स के डाटा, इसमें डाटा वाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस मैंने बताया कि व्हाट इज द रॉन्ग विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ में क्या है, क्या दिक्कत है पेशेंट को, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मैंने टू टाइप्स की डायग्नोसिस बताई थी, एक्चुअल और पोटेंशियल। टू टाइप्स की और होती है लेकिन वो हम पढ़ते नहीं है, वैसे फोर टाइप्स की डायग्नोसिस होती है लेकिन हम पढ़ते नहीं है, वो टू टाइप्स की पढ़ते हैं। प्लानिंग हमने बताया कि आपको क्या प्लान कर रहे हो उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आपका वो जो प्लानिंग की थी आपने, वो क्या कर दिया आपने, उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसको अप्लाई करने के बाद में हमारा रिजल्ट क्या रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव रहा, है ना? वो दैट इज इवेल्यूशन रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। During the history collection, a 30-year-old female complained to the nurse that she passes a small amount of urine while she coughs or sneezes. Nurse identified this as, मतलब क्या है, ड्यूरिंग द हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब हिस्ट्री कलेक्शन के दौरान एक 30 ईयर ओल्ड फीमेल, मतलब एक पेशेंट है 30 ईयर ओल्ड फीमेल, कंप्लेन कर रही है टू द नर्स को दैट सी पासेस स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, मतलब क्या है वो, मतलब स्मॉल अमाउंट में यूरिन पासेस कर रही है। वाइल सी कफ और स्नेजिंग, मतलब खांसने के दौरान, छींकने के दौरान क्या है, पास हो रहा है यूरिन, स्मॉल अमाउंट, मतलब बूंद बूंद करके पेशेंट क्या हो रहा है, मतलब पास हो रहा है। तो इसको नर्स क्या आइडेंटिफाई करेगी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। अभी आपको सब इनकॉन्टिनेंस के बारे में बताएंगे। अर्ज इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा, तो इसका आंसर जाएगा बी, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। वो कैसे जाएगा अभी बताते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन समझिए। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, जब भी आप खांसने के दौरान, छींकने के दौरान, एब्डोमिनल प्रेशर के दौरान, है ना, क्या हो जाना, यूरिन लीक हो जाना, क्या कहलाता है, स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस मतलब कोई कोई दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, है ना, क्या हो जाना, यूरिन लीक हो रहा था, दैट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। उसके बाद बात कर लेते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस के बारे में। अर्ज जो यूरिन लीक्स एज यू फील ए सडन, मतलब आपको क्या हुआ, सडन फील हुआ यूरिन, और क्या हो गया, लीक हो गया। आपको क्या पता चला कि यूरिन मेरे को आ रहा है और सडनली क्या हो गया, वो लीक हो गया। इंटेंस अर्ज टू पी और सून आफ्टर बर्ड्स, मतलब क्या है, आपको एक फीलिंग आई, फीलिंग होने के बाद में क्या हुआ, वो सडन यूरिन क्या हो गया, मतलब लीक आउट हो गया।
है ना, और सो आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन। मतलब इसमें क्या होता है, क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन के कारण क्या देखने के लिए मिलता है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। कैसे, अनेबल टू फुली एम्पटी द ब्लैडर विच कोज फ्रीक्वेंट लीकिंग, है ना, अनेबल टू फुली एम्पटी द ब्लैडर, मतलब क्या है, आपको जो फुली एम्पटी द ब्लैडर विच कोज फ्रीक्वेंट लीकिंग, जो कि अनेबल टू फुली एम्पटी द ब्लैडर है, मतलब आपको पता चला है कि फुल एम्पटी क्या है, मतलब ब्लैडर फुल है, लेकिन क्या है, ब्लैडर एम्प्टी है। वहां पर क्या देखने मिला, मतलब लीकिंग हो रही है, फ्रीक्वेंट लीकेज हो रही है। वो क्या कहलाता है, ओवरफ्लो कॉन्टिनेंस कहलाता है। जैसे कि सपोज करिए आप बैठे हैं, बैठे होने के बाद में क्या है, हम बहुत सारा मतलब लग रहा हमें कि यूरिन क्या, ब्लैडर क्या भर गया है ना, तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, मतलब ऑब्वियसली बात है, आप बैठे हो क्लास में, बैठने के दौरान कहते हैं कि टीचर अभी थोड़े और देर रुको, थोड़े और देर, आपको यूरिन लग रहा है, तो वहां पर क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया है, ब्लडर फुल भर गया आपका। ठीक है, तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलता है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। उसके बाद बात कर लेते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, इज ऑल्सो नोन एज डिसेबिलिटी एसोसिएटेड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अगर when the person bladder ends or bowel is working normally, but he or she is unable to access the toilet, this may be due to physical or cognitive condition। फंक्शनल टॉयलेट इनकॉन्टिनेंस वो होता है, आपको क्या हुआ, यूरिन आया, यूरिन आने के बाद में क्या हुआ, आपको मतलब टॉयलेट मतलब से जाने से पहले ही, मतलब आपको पता है कि यूरिन आ रहा है मुझे, टॉयलेट जाने से पहले ही आपका क्या हो जाना, वो लीक हो जाना, क्या कहलाता है, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। वो किसकी वजह से हो सकता है, फिजिकल और कोग्नेटिव कंडीशन, मतलब मेंटली प्रॉब्लम हो गई आपको, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, या कोग्नेटिव कंडीशन है, कोग्निशन मतलब कोई माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो सारी चीजें किस में आ जाती है, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस में। एक बार और समझ लेते हैं, स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस क्या होता है, किसी प्रेशर के कारण, एब्डोमिनल प्रेशर आ रहा, छींक आ रही, खांसी आ रही, इसके कारण क्या हो जाना, स्ट्रेस, यूरिन लीक हो जाना, क्या कहलाता है, स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस कहलाता है। उसके बाद अर्ज इंकॉन्टिनेंस कहलाता है, क्या होता है, यूरिन लीक्स एज यू फील, मतलब आपको क्या हुआ, फील हुआ सडन, और क्या हो गया, यूरिन लीक हो गया। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ये किसमें देखने के लिए मिलता है, मोस्टली क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन में देखने के लिए मिलता है। जैसे अनेबल टू फुली एम्पटी द ब्लैडर, मतलब क्या होता है, आपका जो ब्लैडर होता है वो क्या हो जाता है, फुल हो जाता है एकदम। अब फुल होने के कारण क्या होता है भाई, ओबियसली बात है, जब फुल हो जाएगा ब्लैडर तो कहीं ना कहीं लीकेज देखने के लिए मिलेगा, वो तो निकलेगा ही ना, जब ओवरफ्लो हो जाएगा, ब्लैडर थोड़ी ना फट जाएगा, है ना। उसके बाद बात करेंगे फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, मतलब बिफोर रीचिंग टू टॉयलेट, मतलब पहले रीचिंग मतलब टॉयलेट पहुंचने से पहले क्या हो जाना, यूरिन का लीकेज हो जाना, किस वजह से, कोई मेंटली प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, उस वजह से क्या हो जाना, यूरिन का लीकेज हो जाना, क्या कहलाता है, दैट इज फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन कर लेते हैं। Nursing instructor is taking a class on anima. Which among the following steps, if identify the nursing student is unique to return anima, help the instructor to evaluate student understanding on anima। ठीक है, चलिए, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर इज टेकिंग ए क्लास, क्या अगर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं किसके ऊपर, एनिमा के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब कौन सा ऐसा स्टेप है, इफ आइडेंटिफाई बाय नर्सिंग स्टूडेंट एज यूनिक टू रिटर्न एनिमा, हेल्प द इंस्ट्रक्टर टू इवेल्युएट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग और एनिमा। मतलब क्या कर रहा है जो इंस्ट्रक्टर है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप, इफ आइडेंटिफाई, यदि आप आइडेंटिफाई करते हो बाय नर्सिंग स्टूडेंट को एज यूनिक टू रिटर्न एनिमा, कि क्या हो रहा है, रिटर्न एनिमा हो रहा है, हेल्प द इंस्ट्रक्टर टू एवेल्युएट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या किया आपने, एक एनिमा आप क्या कर रहे हो, एनिमा लगा रहे हो, और वो एनिमा क्या हो गया, रिटर्न आ रहा। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्टर है वो कैसे इवेल्युएट करेगा किसको, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑन एनिमा, मतलब इवेल्युएट करके अंडरस्टैंडिंग ऑन एनिमा स्टूडेंट को कैसे समझाएंगे, कि वो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कैसे क्या करेंगे। देखिए, लुब्रिकेट द रेक्टल कैथेटर बिफोर इंसर्टिंग इनटू द रेक्टम, लुब्रिकेट करेंगे रेक्टल कैथेटर को बिफोर इंसर्टिंग द रेक्टम। ठीक है, या फिर इंस्टिल द एनिमा सॉल्यूशन स्लोली, जो एनिमा है उसका सॉल्यूशन जो स्लोली स्लोली हम क्या करेंगे, हम अंदर इंसर्ट करेंगे। या फिर रेज द एनिमा कंटेनर अबाउट 12 इंच अबव द एनस, या फिर क्या करेंगे, रेज द एनिमा, मतलब एनिमा को ऊपर उठाएंगे, कंटेनर अबाउट 12 इंच, 12 इंच कितना होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 30 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंच इज इक्वल टू
2.5 सेंटीमीटर। अब द एनएस मतलब एनएस से 30 सेंटीमीटर क्या करेंगे, कंटेनर को, एनिमा कंटेनर को ऊपर उठाकर रखेंगे। या फिर रिड्यूस द हाइट ऑफ एनिमा कंटेनर आफ्टर इंस्टिल 150 ml ऑफ सोल्यूशन। या फिर रिड्यूस द हाइट, हाइट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे ऑफ एनिमा की कंटेनर आफ्टर इंस्टिल 150 ml ऑफ सोल्यूशन। जब आपने 150 ml क्या कर दिया, रिड्यूस मतलब अंदर इंस्टिल कर दिया, इंसर्ट कर दिया सॉल्यूशन को, फिर उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे एनिमा की हाइट को। बिल्कुल करेंगे। अरे अब आप एक चीज बताओ, जब आप एक एनिमा लगा रहे हो, एनिमा दे रहे हो किसी पेशेंट को, और वो रिटर्न आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप लुब्रिकेट द रेक्टल कैथेटर को करेंगे बिफोर इंसर्टिंग इनटू द, देखिए ये तो करते ही करते हैं रेक्टल, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं है ना, यूनिक जब रिटर्न हो रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उस चीज का। तो ए ऑप्शन नहीं होगा आपका। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, इंस्टिल द एनिमा सॉल्यूशन स्लोली, मतलब हम सॉल्यूशन को स्लोली स्लोली पुश करेंगे क्या अंदर को? जी बिल्कुल, करते तो स्लोली स्लोली है, लेकिन इसमें भी जब रिटर्न आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिटर्न तो वो होना ही होना है। उसके बाद या फिर रेज द एनिमा कंटेनर अबाउट 12 इंच। अब एक चीज बताओ, जब एनिमा एक तो रिटर्न आ रहा है और आप क्या कर रहे हो, उसको रेस कर रहे हो ऊपर को, तो और रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल रिटर्न आएगा साहब। उसके बाद बात कर लेते हैं डी ऑप्शन। तो डी इज राइट, क्या? रिड्यूस द हाइट ऑफ एनिमा कंटेनर आफ्टर इंस्टिल 150 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब आपने 150 ml सॉल्यूशन जो एनिमा का था, आपने क्या कर दिया, अंदर इंसर्ट कर दिया। अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे उसकी हाइट को क्या करोगे, रिड्यूस करते चले जाओगे, नीचे लेकर के चले जाओगे, है ना, बिल्कुल चले जाओगे ना। इस वजह से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो जाएगा, किससे, रिटर्न से। रिड्यूस द हाइट ऑफ एनिमास कंटेनर आफ्टर इंस्टेड 150 सोलन। कैसे? रिटर्न एनिमा हेल्प टू रिमूव इंटेस्टाइनल गैस एंड टू स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस। जो रिटर्न एनिमा है वो हेल्प करेगा किसको, रिमूव इंटेस्टाइनल गैस को एंड टू स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस। क्या करेगा, रिमूवल इंटेस्टाइनल में जो गैस है वो रिमूव करेगा, एंड टू स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या कर देगा, वो इंक्रीज करेगा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज एडमिनिस्टर्ड टू द कोलन एंड फ्लूइड इज ड्रॉन out by lowering the container which help to bring fluids out of, with fluid। अब देखिए, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज एडमिनिस्टर करते हैं टू द कोलोन में, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एनिमा में लार्ज वॉल्यूम करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे किसमें, कोलोन में तो करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में तो करते हैं, इंसर्ट बाय एनस, and the fluid is drawn out by lowering the container which help to bring fluids out with the fluid। अब क्या करेगा वो, फ्लूइड के साथ में, जो हमने लार्ज अमाउंट में किया था फ्लूइड के साथ में, अब फ्लूइड तो बाहर आएगा ही आएगा, फ्लूइड के साथ में क्या करेगा वो, फ्लेटस, जो मतलब फ्लेटस गैस भरी हुई है ना, उसको क्या करेगा वो, ब्रिंग आउट करेगा। ब्रिंग आउट का मतलब ये होता है अपने साथ लेकर के बाहर निकाल देने। तो बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, रिड्यूस द हाइट ऑफ एनिमा कंटेनर आफ्टर इंस्टिलिंग 150 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नर्स इज असिस्टिंग ए क्लाइंट फॉर एनिमा एडमिनिस्ट्रेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन विच अमंग द फॉलोइंग पोजीशन इज नीडेड टू गिव द क्लाइंट। एक नर्स है, असिस्ट कर रही है टू द क्लाइंट फॉर एनिमा के लिए, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, विच अमंग द फॉलोइंग। अब आपको, आप नर्स हैं, अब आपको एक एनिमा क्या करना, एडमिनिस्टर करना किसी पेशेंट। तो अब आप ये बताओ उसको कौन सी पोजीशन देंगे, लिथोटोमी पोजीशन देंगे क्या, जो कि मोस्टली गायनिकोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए यूज में ली जाती है लिथोटोमी, तो लिथोटोमी नहीं देंगे। लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे क्या, बिल्कुल लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे साहब। सेमी फॉलोअर पोजीशन देंगे क्या, सेमी फॉलोअर पोजीशन बिल्कुल नहीं देंगे साहब। डी प्रोन पोजीशन देंगे क्या, बिल्कुल नहीं देंगे। लेफ्ट लैटरल पोजीशन देते हैं हमेशा। अगर आपके पास लेफ्ट लैटरल ऑप्शन नहीं आता है तो आपको जो आएगा, लाइन पोजीशन आएगा, क्या आएगा, लाइन पोजीशन आएगा, या फिर लाइंग लेटरल पोजीशन आएगी, ठीक है। अगर लेफ्ट लैटरल नहीं आता है तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन। एक्सप्लेनेशन है, द लेफ्ट लैटरल पोजीशन एनिमा सॉल्यूशन फ्लो डाउन बाय ग्रेविटी अलोंग विद नेचुरल कर्व ऑफ द सिग्मोइड कोलन एंड रेक्टम। ये क्या करता है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन देने के क्या फायदा है ये बता देते हैं। लेफ्ट लैटरल पोजीशन देने से क्या हो जाता है, डाउन बाय ग्रेविटी, एक तो क्या हो जाता है, ग्रेविटी के द्वारा क्या हो जाता है, नीचे रहता है ना, अलोंग विद द नेचुरल कर्व के अकॉर्डिंग द सिग्मोइड कोलन एंड रेक्टम, और जो सिग्मोइड कोलन होती है वो नीचे आ जाती है लेफ्ट लैटरल में। तो इस वजह से हमें क्या करना, हमें सिग्मोइड कोलन में इजिली चला जाता है, जिस वजह से हमें इजिली विजुअलाइज भी हो जाता है, चीजें विजुअलाइज भी हो जाती हैं, और वो चीजें वहां पर क्या होता है, हेल्पफुल भी होता है, ठीक है। चलिए आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नर्स मॉनिटर्ड 22 ईयर ओल्ड क्लाइंट रेस्पिरेशन एंड फाउंड टू बी 15 ब्रीथ पर मिनट।
हाउ द नर्स विल रिकॉर्ड दिस फाइंडिंग। देखिए, इसको आपके क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है, पहले आपको पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, आपको पता भी होगा ये चीज, 16 से 20, 16 से 20, लेकिन नहीं होती। क्या नहीं होती है? 16 से 20 नहीं होती है। पहले 16 से 20 आंसर माना जाता था, लेकिन अब समय के साथ अपडेट हो जाइए। अब जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है एक एडल्ट पर्सन की, वो होती है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, क्या होती है? 12 से 20 पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 12 से 20 आ रहा है। 12 से 20 में हम क्या देख रहे हैं? अगर आप 16 से 20 लगाते हैं तो इसका मतलब तो 15 आ गया, तो नॉर्मल नहीं है। लेकिन 12 से 20 आप अब देखते हैं तो 12 से 20 के बीच में आ रहा है 15। तो 15 क्या है? नॉर्मल है। अब नॉर्मल को क्या बोलते हैं? यूपनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपनिया बोलते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टैकीपीनिया क्या होता है। टैकीपीनिया जो हमें पता है, नॉर्मल यूपनिया। टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया क्या होता है? टैकीपीनिया ये होता है जो हमारा 12 से 20 नॉर्मल होता है। 12 से 20 में नॉर्मल होता है, तो 22 23 से नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन अब 24 से ऊपर हो जाए तो दैट इज टैकीपीनिया। ठीक है, बात कर लेते हैं ब्रेडीपीनिया की। ब्रेडीपीनिया में लेस देन 12 से नीचे आ जाए तो हम क्या कर लेते हैं? लेस देन 12 आ जाए, या फिर 12 से भी कभी कभी 10 भी आ जाता है, कभी कभी 10 भी देखने के लिए मिलता है ना? लेस देन 10 12, है ना? तो कभी कभी जब इससे लेस देन 10 या 12 आ जाए तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलता है आपका? ब्रेडीपेनिया। और यूपनिया क्या है? नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन और था, स्लो ब्रीथ। अब स्लो ब्रीथ भी क्या होती है, देख लेते हैं। ये क्या होती है? स्लो ब्रीथ। स्लो ब्रीथ भी क्या होता है? दैट इज ब्रेडिपेनिया होती है। क्या होती है? ब्रेडिपेनिया या स्लो ब्रीथ। स्लो ब्रीथ मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाता है? ब्रेडिपेनिया में आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यूपनिया, क्योंकि ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। Nursing instructor was observing students assistant to transfer the client from bed to chair, which among the body mechanism is wrong। देखिए, जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रांसफर कराते हैं तो उसका एक स्टेटमेंट होता है, उसका एक तरीका होता है शिफ्ट कराने का। एक पेशेंट को बेड से व्हील चेयर पे, व्हील चेयर से बेड पे, या फिर जो आपका स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर टू बेड, बेड टू स्ट्रेचर, हर तरह के अलग अलग वो चीजें होती है। आपने प्रोसीजर फंडामेंटल में पढ़े होंगे, है ना? यहाँ पर लेकिन हम बात करेंगे जब भी एक इंस्ट्रक्टर, क्या नर्सिंग इंस्ट्रक्टर ऑब्जर्व कर रहा है किसको? एक स्टूडेंट। स्टूडेंट को, स्टूडेंट क्या कर रहा है? एक असिस्ट करा रहा है टू ट्रांसफर द क्लाइंट फ्रॉम बेड टू चेयर। मतलब बेड से चेयर पे क्या कर रहा है? वो ट्रांसफर करा रहा है एक स्टूडेंट। तो जो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको, तो क्या ऑब्जर्व करेगा? विच अमंग द बॉडी मैकेनिज्म इज रॉन्ग। वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इसकी जो बॉडी मैकेनिज्म है, इसका बॉडी पोस्चर है, वो क्या रॉन्ग होगी। ठीक है, हाँ, स्टूडेंट्स को। नंबर ए बात कर लेते हैं, टेकिंग वाइड बेस ऑफ सपोर्ट। मतलब क्या कर रहा है वो? जो टेकिंग वाइड बेस है, ऑफ सपोर्ट मतलब जो सपोर्ट कर रहा है वो टेकिंग वाइड बेस से कर रहा है। या फिर बैंडिंग एट द लेवल ऑफ बेस्ट एंड नी। बैंड कर रहा है वो कहाँ से? बेस्ट लेवल, बेस्ट मतलब कमर से, एंड नी से। या फिर बैंडिंग द बैक ऑफ द लेफ्ट द क्लाइंट। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए कृपया इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? बेंडिंग द बैक एंड लिफ्ट, लिफ्ट द क्लाइंट। मतलब क्या होगा? बैंड करेगा कहाँ से? बैक से। या फिर फेस द क्लाइंट बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम बेड। या फिर क्या करेगा? फेस द क्लाइंट, फेस करेगा क्लाइंट को बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम बेड से। तो शिफ्ट कहाँ से? बेड से, फ्रॉम बेड से शिफ्ट कहाँ से? बिफोर द बेड से। उसके देखिए, जो ए ऑप्शन है टेकिंग वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, बिल्कुल नहीं होगा। आपको देख रहा होगा ए और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ए और डी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं, हाँ, ये जो राइट है ना, जिसमें रॉन्ग पूछा गया है, बैंडिंग एट द लेवल ऑफ बेस्ट एंड नी। ठीक है, मतलब बाकी सारे राइट है, इसमें से एक हमें गलत दे चूज करना है। बैंडिंग एट द लेवल ऑफ बेस्ट एंड नी, ये क्या करना है हमें? हमें क्या कर रहा है? बेस्ट कर रहे हैं हम, मतलब जो बेस्ट कमर है वो नी है, हम वहां से क्या हो रहे हैं? बैंड हो रहे हैं, है ना? या फिर बैंडिंग द बैक ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट द क्लाइंट, है ना? ये हमारा गलत। कौन सा? सी इज रॉन्ग। क्यों? टेकिंग वाइड बेस ऑफ द सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे बेस से, है ना? हम मतलब बेस से सपोर्ट करेंगे। फेस द क्लाइंट बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम बैड, बिल्कुल फेस करेंगे, क्लाइंट शिफ्ट करेंगे बिल्कुल उसको। उसके बाद क्लाइंट, देखिए, हमेशा बेस्ट और नी जो ये आपका होता है, ये मोस्टली होता है, हमेशा इसको बैंड करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? सी, बेंडिंग द बैक, मतलब बैक से हम बैंड नहीं होते हैं। एंड लिफ्ट द क्लाइंट, मतलब उससे बैंड बिल्कुल नहीं होते हैं।
ठीक है, हम कहाँ से बैंड होते हैं? बेस्ड कमर से। और नी को क्या करते हैं? उसको फोल्ड कर, ठीक है। Explain. In the body mechanism, bending at the back is not recommended. Bending at the level of best is ने recommended. ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको जो नी है हम बैंड कर देते हैं, इस तरह से क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। ठीक है, झुकना मतलब ये तो स्ट्रेट रहेगा, और ये जो है ना, हम नीचे से बैंड हो जाते हैं, जो हमारी ये नी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। Nurse Richa is giving discharge teaching to her client. In the discharge summary, syrup paracetamol 3 teaspoon. TDS is written while educating client. She needs to tell that at a time client needs to taken ml syrup PCN. देखिए, 3 टीस्पून सिरप दे रही है, किसको? मतलब क्लाइंट को टीच कर रही है कि आपको क्या करना है, 3 टीस्पून। अब क्लाइंट को तो पता नहीं है 1 टीस्पून इज इक्वल टू हाउ मैनी ml, या 1 टेबल स्पून इज हाउ मैनी ml। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। अब यहीं पर बात कर लेते हैं 1 टेबल स्पून। क्या 1 टेबल स्पून इस 15 ml होता है, लेकिन यहीं पर हम बात करें तो 3 टी स्पून यहाँ पर पूछा है, तो हमारा जब 1 टीस्पून बराबर 5 ml होता है, तो 3 टीस्पून बराबर कितना होगा? 15 ml होगा। तो राइट आंसर इज बी। और यहीं पर हमने बताया था 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। और यहाँ पर अगर टेबल स्पून लिखा होता 3 टेबल स्पून, तो कितना हो जाता? 15 × 3 45 ml हो जाता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता? 45 ml हो जाता, अगर टेबल स्पून होता तो। लेकिन यहाँ पर टी स्पून होता है, ये हमेशा याद रखना। ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन करती हैं एग्जाम में। बाद में देखता रहे तो बहुत माइनर सा क्वेश्चन था, माइनर मिस्टेक हो गई, तो इनमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। राइट आंसर इज वी, 15 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। Nursing instructor completed a class on parental nutrition. Which among the following identify by student as not a route for parental nutrition indicates? देखिए, एक नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है, वो कंप्लीट एक क्लास ऑफ पेरेंटल, उन्होंने क्या किया, एक पेरेंटल न्यूट्रिशन और टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होता है, वो क्लास ले रहे थे, उन्होंने कंप्लीट किया। विच अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड बाय स्टूडेंट एज नॉट ए रूट, मतलब क्या है? अब वो जो स्टूडेंट है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज नॉट ए रूट फॉर पेरेंटल। स्टूडेंट आप ही समझ लीजिए कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सा रूट टीपीएन के लिए सुटेबल नहीं है। सबक्लेवियन, जी बिल्कुल सबक्लेवियन है। पीआईसी क्या होता है? पेरेंट्रल, आपका इन्फ्यूजन, आपका, और जो वो होती है पीआईसी लाइन होता है आपका पेरेंट्रल। पीआईसी को जरा देखते हैं, हाँ, पेरेंट, जो आपका एक सेकंड, जो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है वो कंप्लीट करा क्लास को पेरेंटल, इसमें से कौन सी लाइन नहीं होती है? पेरिफेरल इंसर्टिंग कैथेटर, जो पीआईसी की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? पेरिफेरल इंसर्टिंग कैथेटर होती है। ठीक है, सबके लिए भी में बिल्कुल इंसर्ट बिल्कुल देते हैं टीपीएम, आपको पता होगा सेंट्रल लाइन से मोस्टली देते हैं। मतलब जो पेरिफेरल से तो खैर कम देते हैं, लेकिन दे देते हैं, है ना। सबके लिए से बिल्कुल देते हैं। ये क्या होती है? एक मोस्ट कॉमन साइट होती है, किसके लिए? ये नोट कर लेना, मोस्ट कॉमन साइट होती है किसके लिए? टीपीएन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, पीआईसी पेरिफेरल इंसर्टिंग कैथेटर। उसके बाद बात कर लेते हैं, इससे भी देते हैं, फ्यूमरल वेन से, जी बिल्कुल देंगे। पैग लाइन, पैग लाइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग के लिए, किसके लिए? फीडिंग के लिए। एक टीपीएन होता है हमारा, एक आपके नॉर्मली फीडिंग देते हैं हम। टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जब हमारी फीडिंग क्या हो जाए, फीडिंग से हमारा मतलब वो चीजें नहीं हो पा रही है पूरी, तो हम क्या करते हैं, फिर टीपीएन देते हैं। या फिर कोई पेशेंट के जीआई डिस्टरबेंस है, या फिर कोई ना कोई अंदर डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करते हैं? टीपीएन प्रोवाइड करते हैं। पैक लाइन से हम केवल और केवल फीडिंग देते हैं, जो कि एंट्रल फीडिंग है ना, देते हैं। पैक क्या होता है? परक्यूटेनियस एंडो एंडोगैस्ट्रिक, है ना, और गैस्ट्रोस्टोमी होता है। ठीक है, P4 आपका है पेरेंटल न्यूट्रिशन मींस इन्फ्यूजन स्पेशलाइज फॉर न्यूट्रिशन वाया वेंस। सबक्लेवियन पीआईसी लाइन मैंने आपको बताया, है ना। पेरिफेरल इंसर्टिंग कैथेटर लाइन, ये बिल्कुल देते हैं, है ना। और आपका पैग लाइन क्या होता है? परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, ट्यूब विच अलाउ टू रिसीव न्यूट्रिशन डायरेक्टली इनटू स्टमक, सो इट बिकम एंट्रल रोड। वो क्या है? एंट्रल रोड है। आपको पता है कि हम टीपीएन किससे देना, हमें आईवी लाइन से देना, तो आईवी लाइन तो सारी तीन तो सेम है, पैग लाइन नहीं है, तो पैग क्या हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैग लाइन से हम टीपीएन नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट, नर्स एस्पेक्ट ऑर्डर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट। देखिए, अब क्या कर रहे हैं हम? ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रायोप्रेसिपिटेट।
अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्रायो प्रेसिपिटेट होता क्या है, ठीक है। देखिए क्रायो प्रेसिपिटेट एक प्लाज्मा का पार्ट होता है ना। प्लाज्मा से सेपरेट करके कुछ क्लोटिंग फैक्टर सेपरेट किए जाते हैं कुछ, जिनको क्या बोलते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, देखिए जब आपको पता है क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें टेस्ट कौन सा करा सकते हैं। कोगुलेशन फैक्टर कराएंगे क्या, हेमोग्लोबिन कराएंगे क्या, सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे क्या, प्लेटलेट लेवल कराएंगे क्या। अब आपको नॉर्मल सी बात है, आपको ए आंसर नजर आ रहा हो, तो ए आंसर इज राइट। मतलब क्रायो प्रेसिपिटेट समझ लेते हैं, प्लाज्मा हो गया। टेम्परेचर किस में, 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेल्सियस पे रखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेते हैं, कुछ जो क्लोटिंग फैक्टर है उनको सेपरेट कर लिए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं अभी हम बता देते हैं। एक तो फाइब्रोनोजन होता है, एक आपका क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 होता है, जो कि किस नाम से जाना जाता है, हीमोफीलिया, एंटी हीमोफीलिया। उसके बाद एक फाइब्रोनेक्टिन होता है, ठीक है। और एक और आता है आपका प्रोटीन सी के नाम से आता है ना। और इसमें एक और कर लेते हैं वोन विल्ब्रांड फैक्टर, ठीक है। ये आपको उसमें जो ब्लड वाले क्लासेस में है पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है सर ने, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्रायो प्रेसिपिटेट है, जो कि किससे सेपरेट करके बनाते हैं, प्लाज्मा से सेपरेट करके बनाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, कोगुलेशन फैक्टर। देखिए क्रायो प्रेसिपिटेट इज रिच इन कोगुलेशन फैक्टर। ये क्या है, एक रिच कोगुलेशन फैक्टर से रिच होता है क्या, क्रायो प्रेसिपिटेट। क्रायो इसको सीपीटी भी बोलते हैं, सीपीटी बोल देते हैं। सीपीटी इज प्रिपेयर फ्रॉम प्लाज्मा, कहां से प्रिपेयर करते हैं इसको, प्लाज्मा से। कंटेन फाइब्रोनोजन, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर, प्रोटीन फैक्टर नंबर 8, क्लोटिन फैक्टर नंबर 8, क्लोटिन फैक्टर नंबर 13 एंड फाइब्रोन, ठीक है। तो ये जो क्लोटिन फैक्टर है ये मोस्टली इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। क्रायो प्रेसिपिटेट इज द ओनली एडुकेट फाइब्रिनोजन कंसंट्रेट अवेलेबल फॉर इंट्रावेनियस यूज। मतलब क्या है, जो सीपीटी है ये जो एडुकेट फाइब्रिनोजन, मतलब एक ये जो एक फाइब्रिनोजन है, एक एडुकेट, ओनली एडुकेट कंसंट्रेशन अवेलेबल होता है फॉर इंट्रावेनियस यूज के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। पेशेंट रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया शुड बी पोजीशन इन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में बहुत बार कंफ्यूजन भी होते हैं। अब आपके उसमें मतलब आ रहा होगा आंसर कि सर सुपाइन पोजीशन होगा, किसी के आ रहा होगा साइडलाइन पोजीशन होगा, किसी का आ रहा होगा चलिए ट्रेंड लाइन पर पोजीशन दे देंगे, किसी का माइंड में आ रहा होगा फॉलोअर पोजीशन दे देंगे। तो इसका आंसर मैं बता दूं अभी भी, साइडलाइन पोजीशन होता है, ठीक है। क्या होता है, साइडलाइन पोजीशन। That is also known as sideline position, uh, is known as recovery position। इसको हमेशा आफ्टर एनेस्थेसिया, जब भी आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि आफ्टर एनेस्थेसिया पोजीशन कौन सी देते हैं, तो आपको साइड लाइन पोजीशन हमेशा प्रायोरिटी देनी। अगर साइड लाइन नहीं होता है तो फिर आपको सुपाइन पोजीशन देनी। क्या, कौन सी, सुपाइन पोजीशन को प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी साइड लाइन पोजीशन है, साइड लाइन नहीं होता है तो आपको फिर सुपाइन पोजीशन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको फंडामेंटल की क्लास अच्छी लगी हो, तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट को, ताकि ऐसे ऐसे कंटेंट्स आपके बीच में आते रहें। और कृपया करके कुछ सजेशन दीजिए, हम अपनी क्लास को और कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और आपका एक लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब हमें एक नई ऊर्जा और एनर्जी देता है, जो कि हम इस मेहनत और लगन के साथ में हम आपके पास तक फ्री ऑफ कॉस्ट इस कंटेंट को पहुंचा सके। और हम आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। आप कृपया करके हमें सपोर्ट देते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। चलिए नमस्कार, थैंक यू।